हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली है। आज हम एक नए टॉपिक, एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उस टॉपिक के साथ चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आप टॉपिक को उस मेथड से भी अच्छे से कर लोगे, लेकिन इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप स्टार्टिंग में अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो मैं बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन करने वाला हूं। आपको लगेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे भी आते हैं, लेकिन वो लो लेवल वाला क्वेश्चन के साथ साथ में बड़े क्वेश्चन करने वाला हूं। तो याद रखना, अब आपका आज टॉपिक का नाम है एवरेज, यानी औसत। एवरेज वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ हो जाएगा, तो देखते रहिए इस टॉपिक को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही सूत्र है और वो आपको बचपन से आता आ रहा है। तो देखो, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक में एक ही सूत्र है हमारे पास, औसत का। ये आपको वैसे तो याद है, फिर भी लिखवा देता हूं। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यही टॉपिक दे रखा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुल योग, जो योग हो जाएगा बट्टा कुल संख्या हो जाएगी, तो इस चीज का मतलब है औसत याद हो जाएगा। औसत में किस किस आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपका पहला क्वेश्चन के साथ मैं आपको जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं और जितने भी टॉपिक बेसिक मैथ के कर रहे हैं, बाकी एडवांस मैथ के टॉपिक में सूत्र जरूरी है, लेकिन बेसिक मैथ के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, लेकिन एडवांस मैथ में आपके सूत्र काम आएंगे। अगर हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे वहां हम सूत्र की चर्चा अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन यहां आपको सूत्र की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन के आधार पर आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला दे रखा आपके पास कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। क्या प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो आपको इस चीज के आधार पर, अगर आपको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो आप ये प्रश्न भी नहीं कर पाओगे, चाहे औसत आपको कितना ही पता हो। तो अभाज्य संख्याओं का नॉलेज भी होना चाहिए। तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम ने मैंने सारी संख्याओं के बारे में अच्छे से बताया है, तो वहां जाकर आप जरूर से देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होने वाली हमारे पास में, एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11, एक 13, एक 17, एक 19, एक 23, एक 23 के बाद में 29, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास, 10 अभाज्य संख्या होगी। अब इनका योग याद करना है। तो योग देखो आप, 2 और 3 5 5 10 10 7 17, 17 और 1 18 और 17 17। अब देखो, आपको योग याद करने का तरीका बताता हूं मैं, कि आपको अभी तो एक छोटी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या आ जाए तो योग कैसे याद करना है। तो एक बार के लिए आप नंबर को जोड़ दो, जो आपके पास ये 2 3 7, इधर वाला 1 है, 13 में 3 है, इसको छोड़ दो। बस ये देखो 2 2 4 1 5 6 7 8, कितना हो गया 8, यानी 8 यानी 80 हो गया। बस डायरेक्ट योग हो गया। अब देखो 9 10 11 12, 12 और 9 21, 21 से 7 कितना हो गया 28, 29 से 31 32, 32 से 7 39, 39 और 5 43, 44 46 47, कितना, एक बार के लिए वापस देख लो। मतलब आपको सिर्फ उस नंबर को जोड़ना है। तो 5 5 10 7 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 और 9 36, 28 और 9 37, 38 39 40 और 49, कितना हो गया 49, यानी इनका योग कितना हो गया हमारे पास 129। ये लो, योग हो गया 129। हमें याद क्या करना है, औसत। हमें सूत्र सबसे पहले दे रखा है, हम बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे। तो कुल योग बट्टा कुल संख्या है, संख्या कितनी है हमारे पास 10, 10 का भाग लगा दो, इसका मतलब औसत आ जाएगा 12.9। ये आपके आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का।
आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे, आप पढ़ा क्यों रहे हो? लेकिन अब आगे आगे जैसे जैसे जाओगे ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आपसे क्वेश्चन अच्छे से हो रहे हैं इसका मतलब एवरेज इससे बाहर नहीं आएगा। आपको लगेगा इससे बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, आप एग्जाम में खुद देख लेना। चलो देखो, अगर आपको कुछ अटपटा क्वेश्चन लगे कि सर ये बाहर से आ गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैं उसका आंसर अगले वाले भाग में जरूर करवा दूंगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 51 से 70 तक अभाज्य संख्याओं का औसत। क्वेश्चन दे रखा है 51 से 70 तक, 51 से 70 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत। मतलब 51 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या उनका औसत क्या होने वाला है वो भी आप देख लीजिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार अभाज्य संख्या होती है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा नंबर सिस्टम का, बेसिक मैथ का, तो वो जाकर आप 10 या 12 है, उसमें सारी संख्याओं के बारे में मैंने अच्छे से बता देखा है कि अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मैं इसमें करने के लिए बैठ जाऊंगा तो वापस वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हम 51 से लेकर अब देखो, अब 51 के बाद में 53 अभाज्य संख्या होती है, 53 के बाद में होती है 59, 59 के बाद में होती है 61 और 61 के बाद होती है 67। ये अभाज्य संख्या होगी। अब इनका योग ज्ञात करना है और योग करना है। अब देखो योग कैसे ज्ञात करना है, मैंने आपसे कहा था योग कैसे ज्ञात करना है। देखो 6 6 12, 12 5 5 10, 12 और 10 कितने हो गए, 100 कितने हो गए, 22 हो गए, यानी 220 हमारे पास योग आ गया। अब देखो 7 1 8, तो 7 3 10, 9 1 10, कितना हो गया 20, यानी 240 हमारे पास योग हो गया डायरेक्ट। याद रखना योग बहुत आसान तरीके से ज्ञात करना है। आप अगर जोड़ने बैठ गए तो गलती हो जाएगी। सबसे पहले हमें अंकों को छोड़ दो, आगे वाले जो दाई वाले अंक है उसको याद करना है। 6 6 12, 12 और 5 17 और 5 22, 220 आ गया। फिर देखो 7 3 10, 9 1 10, 20 हो गया, कितना हो गया 240 बटा कुल योग संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा औसत 60 आ जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन अगला कि एक विद्यार्थी 3 परीक्षाओं में क्रमशः एक विद्यार्थी 3 परीक्षाओं में क्रमशः 63 अंक 59 व 51 अंक प्राप्त करता है। यानी क्रमशः 63 51 व 59, सॉरी 49 है 59, देखो 63 51 व 49 अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है। 3 अंक प्राप्त कर लिया हमें। बताओ उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। बताओ उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे कि औसत कितना हो जाए हमारे पास, कि औसत 60 अंक हो जाए। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था आपके औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, होती ही नहीं होती है, होती है। तो इनमें से आपको 2 मान कोई से भी देंगे, तीसरा पूछ लेंगे। अब की बार हमें औसत दे दिया है, क्या पूछ लिया है, अंक पूछ लिया, इनमें से पूछ लिया है, संख्या दे दी है, तो 2 मान देके तीसरा पूछ सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, यही ज्ञात करना है। राशियों का योग कितना हो गया हमारे पास 63 प्लस 51 प्लस 49, चौथी परीक्षा में हमने कितना अंक प्राप्त किया x, 4 का भाग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे 4 का भाग, क्योंकि टोटल राशि कितनी है 4 है। कितना आना चाहिए हमारे पास 60 आना चाहिए। आगे देखो, अब ये वज्र गुणा कर लेंगे हम, तो ये जोड़ो 6 5 6 4 10 5 15, 15 9 और 1 10, 15 16, 160 163, कितना आ गया हमारे पास 163 आ गया। तो ये हो जाएगा 163 प्लस x बराबर 6 चौके 40, 240। अब x का मान कितना आ जाएगा, x 240 माइनस 163, घटाओ इसमें से, बच गया हमारे पास 7। ये हो जाएगा 3, 13 में से 6 गए, कितना बचे हमारे पास 7 बचेगा 1। ये हमारे पास आंसर 1 मिनट को 77 आएगा।
ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार के लिए और चेक लेना, गुणा भाग में गलती नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास 77। आप भी याद रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इनमें से एक मान दे दिया, दूसरा पूछ लिया। अब की बार मान लो मैं ये संख्या दे देती तो कुल पूछ लेता कि कुल कितना था, तो टोटल का मैं भाग लगाना पड़ता। तो याद रखना, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो करते रहिए। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 राशियों 13, 6, 17, 6 x + 4 का औसत। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 5 राशियों 17, 6, x + 4, 11 का औसत, 11 का औसत 14 है, तो x का मान पूछ सकते हैं। अब एक आप ये नहीं मत कहना सर ये हमारे टॉपिक से नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। x की जगह y भी आ सकता है, आपकी जगह x + y दोनों दे सकता है, कुछ और पूछ सकते हैं इनमें से। तो औसत से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर होता है औसत। राशियों का योग हो जाएगा 17 + 6 + x + 4 + 11 बटा राशियों का योग 1, 2, 3, 4, 5। पहले भी दे दिया हमने 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 14। बराबर कर दो, बराबर करते जाओ सामने, तो हो जाएगा 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 28, 28 1 29, सॉरी 28 38 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 2x + 38 बराबर 4, 5, 70 हो जाएगा, हो गया। और x बराबर हो जाएगा 70 - 38 बटा 2। तो 70 में से 38 घटाओ एक बार के लिए, ये हो जाएगा 2 हमारे पास, 6 में से 3 गया, 3 बटा 2 बराबर 16। हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 16 आ जाएगा। एक बार के लिए देख लेना, और कहीं गुणा भाग में गलती होगी तो अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना। एक बार के लिए हो जाएगा 6 में से 3 गया, सही बात है, लेकिन यहाँ हमने जोड़ सही किया क्या। 17 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 22 23 हो गया, 17 18 19 22 23 23 और 4 कितना हो गया, 24 25 26 27 28 और 38 सही है। ये हो जाएगा 4, 5, 70 सही है, एकदम सही है हमारे पास आंसर। और भी देख लो कहीं गलती हो गई हो तो, गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी कम है। एकदम करेक्ट आंसर हमारे पास 16। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे, तो आपको नॉलेज होना चाहिए उन चीजों का। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा रहा हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये आपको सूत्र याद होने चाहिए इन सभी के, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता क्या है। तो क्या होता है एक बार के लिए देखो कि ये होता है 1 + 2 + 3 प्लस प्राकृत संख्या n तक होती है, सूत्र हो जाएगा n कोष्टक n + 1 बटा 2। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n + 1 बटा 2। अब आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते करते n का स्क्वायर। तो योग सूत्र क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n के संबंधित है क्या, ये हो जाएगा n + 1 n + 2 अपॉन, एक बार लिख लेना, थोड़ा 2n नहीं हो सकता यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा n कोष्टक n + 1 n + 2 n + 2 नहीं 2n + 1 अपॉन 6। ये तो होता है आपके प्राकृत संख्याओं का योग। मान लो 1 से 10 तक आपको संख्याएं पूछ ले, उनका योग पूछ ले, तो ये हो जाएगा n कोष्टक n + 1 बटा 2। आपको डायरेक्ट ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं, औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है उसमें, तो आपको डायरेक्ट योग ज्ञात कर सकते हो। वर्गों का पूछ ले तो n कोष्टक n + 1 2n + 1 बटा 6। अगर आपको पूछ ले कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, आपको सूत्र भी याद होगा फिर भी आपके गलत होने की गुंजाइश रहेंगे। तो एक बार के लिए अगले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। तो देखो ये हो जाएगा n³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेके n³ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट सूत्र ये लिखना है आपको, n कोष्टक n + 1 अपॉन 2 बड़ा कोष्टक की घात स्क्वायर। यही होता है प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। अगर आपको पूछ ले आगे क्वेश्चन दे दे, अब एक बार के लिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहीं पर एक क्वेश्चन अच्छे समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये योग दे रखा है, औसत नहीं है। प्रथम n प्राकृत
संख्याओं के घनों का औसत। आपको घनों का औसत देना है, घनों का औसत पूछा गया है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। होता है नहीं होता है? होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या, इसका मतलब राशियों की संख्या कितनी होगी? n होगी। प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का योग है। औसत के लिए क्या चाहिए? योग बटा संख्या चाहिए, और योग क्या होता है हमारे पास? योग होता है ये। तो हमारे पास जाएगा औसत बराबर n कोष्टक n+1 बटा 2 का बड़ा कोष्टक स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? n। याद रखना स्क्वायर सिर्फ योग पर ही है, नीचे वाले पर स्क्वायर नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप खुद अगले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज जाओगे कि क्या करना है, अभी ये देख लो, क्योंकि सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये इसको सरल कर दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 यार अपॉन n। आपको पता है ना गुणा ऐसे होता है, ये नीचे 1 आएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4n हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? n कोष्टक n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। अगर आपके पास संख्या नहीं दे रखी है तो बात अलग है, वरना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसी आधार पर आपको क्वेश्चन को सरल करना है। अगर इसको आगे सरल करके दे रखा है तो भी आपको क्वेश्चन को करना है। मान लो आगे सरल करके पूछ ले तो क्या करना है? इनको सरल कर लोगे, n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 2n+1 अपॉन 4। इसको अंदर सरल करके पूछ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में आएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्याओं 0, क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं 0 1 2 1 3 1 2 3 n के वर्गों का औसत, के वर्गों का औसत। अब आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो भी लिख लो। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है कि n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन 6। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास? n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन 6। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास? n कोष्टक 2n+1 अपॉन 6। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? n कोष्टक n+1। आपके पास में वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो आप एग्जाम में गलती करोगे। मैंने आपसे कहा था कि प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आप सोचोगे 0 तो वैसे भी नहीं जुड़ रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं 0 को छुपा लूं, ठीक है, तो भी इनमें योग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप सोच लो कि प्राकृत संख्या को योग हो जाएगा, ये ऑप्शन लगा दो, 1% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे नीचे वाले में पिछली बार क्वेश्चन किया था उससे n कैंसिल हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप बताना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। होता है या नहीं होता है? तो आपको पता है कि इनका योग क्या होने वाला है, ये तो पता ही है। क्यों? कि 0 का कोई मतलब नहीं है, और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत योग कितना होता है? औसत नहीं, योग कितना होता है? योग होता है n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन 6, यही होता है। और अपॉन संख्या कितनी है? अब आप कहोगे सर संख्या का पता कैसे है? अब एक बार के लिए 0 को भूल जाओ आप, और 1 से लेकर n तक कितनी होगी? n, और 0 काउंट करोगे क्या हो जाएगा? n+1। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि हमने प्राकृत संख्या ली है, प्राकृत संख्या n तक होती है, फिर 0 काउंट हो जाएगा तो संख्या हो जाएगी n+1, और ये n+1 से ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास n 2n+1 अपॉन 6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको देखकर आराम से करना है प्रश्न को, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला प्रश्न में। ये तो मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, समझाने में लगा रहा हूँ, फिर भी एक स्लाइड को 5 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप सोचो एक बार के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे तो बिल्कुल चुटकियों में प्रश्न हो जाएंगे। तो अगला देखो, अगला भी एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उससे सारे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। कि समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर औसत, समान अंतर की श्रृंखला होने पर, समान अंतर की श्रृंखला होने पर औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2।
मतलब समान स्तर की, सॉरी समान अंतर, मतलब जो औसत का अंतर समान है, वो क्वेश्चन बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि समान अंतर के पदों के श्रेणी होने पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 क्या होता है, उसका औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। एक बार के लिए क्वेश्चन देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि 7 के प्रथम 47 गुणजों का औसत। तो 7 के प्रथम 47 गुणजों का औसत क्या होने वाला है। एक बार के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बार और कर देंगे औसत क्या होने वाला है, ये याद करना है। अब देखो 7 का प्रथम 47 है, 7 7 दूने 14, 7 21, इस प्रकार से लेना है। और 47वां गुणज क्या हो जाएगा, 7 से गुणा कर दो, 7 7 गुण 50, 7 लगा 4, 7 चौक 28 और 4 33, कितना हो गया 339। कितना हो गया 300, सॉरी 7 चौक 28 33 नहीं 32 होते हैं, 28 4 32 329 हो गए। तो एक बार के लिए सोचना कि मैंने क्या कहा, समान अंतर की श्रृंखला होने पर। तो समान अंतर मतलब यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, आगे 7 का अंतर, आगे करते करते 7 का अंतर दे रखा है। तो समान स्तर की तुलना करेंगे तो पहला पद प्लस अंतिम पद, आपका सर कैसे पता चलेगा। तो मैं एक बार के लिए छोटा उदाहरण बता दूंगा अभी। देखो एक बार के लिए मान लो आप ले लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ले लो कि इनका औसत क्या होगा। तो हम पहले औसत याद करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए, 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21, कितना हो गया 21, 21/6 ये हो गया। तो 21/6 का मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 2 6, कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। यही आ रहा है बिल्कुल। समान स्तर है, अंतर है या नहीं है, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है। तो इसका मतलब हमारा सूत्र क्या है, पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 6 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 3.5। ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, उदाहरण है, मैं छोटा रूप लेके बताया हूँ। इसका मतलब है हमें अंतिम पद चाहिए और पहला पद चाहिए। 329 और 7 कितने हो गए, तो 329 प्लस 7/2, तो 7 9 7 16, से लगा 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 3 बटा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 168 हमारे पास आ जाएगा इसका औसत के 7 के प्रथम 47 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखो, आगे क्या है, यही कर देंगे क्वेश्चन को, छोटा सा हो जाएगा क्वेश्चन आराम से कि 200 से 1300 तक 15 से विभाज्य, 200 से 1300 तक 15 से विभाज्य संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना होने वाला है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि 15 से विभाजित, इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर आने वाला है 15 का। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम बटा 2। अब हमें पहला पद क्या आया कि 200 में कम से कम किसका भाग जाता है, तो आप खुद देखो किसका भाग जाने वाला है। तो एक बार के लिए 200 में 15 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है सोचने के लिए। तो 200 में 15 का भाग जाएगा, 15 कम 15, 15 बच गया 5, 15 तिया 45, कितना बचेगा 5, कितना बचने वाला है 5 बचने वाला है। तो कम से कम किस संख्या में 15 का भाग जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस में जाने वाला है। तो आप देखो कि शेषफल हमारे पास कितना बचा है, 5 बचा है। अगर शेषफल 10 और बच जाता तो 15 का भाग जाता ही नहीं, जाता। इसका मतलब है कितने की कमी हो रही है, मतलब 15 में से 5 घटाओ, किसी कितने कमी हो रही है 10 की, ये 10 इसमें जोड़ दो। इसका मतलब है सबसे छोटा भाजक कितना हो जाएगा हमारे पास, 210 हो जाएगा। फिर आगे कितना हो जाएगा, 210 में 15 जोड़ दो 225, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब देखो 1300 का रूल देख लेते हैं हम, कितने का 15 15 15 45 15 15 8 120, कितना बच गया 10, 15 6 90, कितना बच गया 10, जैसे शेष में कितना बच गया हमारे पास 10 बच गया। इसका मतलब इसका सबसे छोटा भाजक क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ कितना, शेष पर कितना बच रहा है 10 बच रहा है। तो एक बार के देखना, हमें इससे बड़ी संख्या नहीं चाहिए, इससे छोटी चाहिए, तो इसमें से घटाना है, ठीक है। और इससे बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें जोड़ना है। तो कितना जोड़ना है, इसमें कितना घटाना है 10, इसमें कितना जोड़ना 10, कितनी कमी पड़ी उतना जोड़ना है, इसमें कितना बचा है वो घटाना है। तो ये जाएगा हमारे पास 1290, ठीक है। हमें क्या याद करना है, औसत। तो पहला पद कितना हो जाएगा आपके पास 210 प्लस 1290 हर बट्टा 2, तो हो जाएगा 0 9 10 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5, कितना हो गया 1500 बट्टा 2 बराबर जाएगा 750। इसका मतलब है प्रथम 750 रहेगा, हाँ प्रथम
तो 200 से 1300 तक 15 से विभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा हमारे पास 750 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा प्रश्न पूछे, 7 से विभाज्य पूछ सकता है, 15 से विभाज्य पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद अपने स्तर पर करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब उसमें आप कहोगे सर 2-2 पॉइंट क्यों लिखा है, वो भी मैं बता दूंगा किस आधार पर लिखाए थे। हमने पहले लिखा था समान स्तर के पद होने पर औसत क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। लेकिन अब वाला बी पॉइंट में कुछ ना कुछ विशेष बात है, वो देखो। समान अंतर के पद की श्रृंखला होने पर समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर औसत मध्य पद होता है। यह भी आपको बहुत ही याद रखना है कि समान अंतर के पदों की श्रृंखला होगी तो औसत क्या होगा, मध्य पद होगा। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हमें मध्य वाले पद दे नहीं रखे थे। क्यों? अगर हम मध्य वाला पद याद करना है वो किस आधार पर से पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। उसमें मध्य पद अगर दे रखा होता तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन मध्य पद नहीं दे रखा था तो मैंने वैसे किया। तो दोनों में पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो किस आधार पर पूछे जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। 41 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल कितना है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना है। तो ये देखो हमें कुछ नहीं दे रखा है इसमें, 5 क्रमागत विषम संख्या को औसत 41 दे दिया, सब छोटी व सबसे। अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को, वो एक बार के लिए सोचना पड़ेगा। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, सर अब इस प्रश्न में औसत कैसे लेंगे। अब आपको लगेगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वो बस तरीका था आपको समझाने का स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं वो देखना आपको अच्छे से। तो देखो संख्या कितनी है हमारे पास, 5 है। तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं दे रखी है, 5 दे रखी है। हमने क्या कहा था कि समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर औसत मध्य पद होता है। संख्या क्या दे रखी है, विषम दे रखी है, इसका मतलब अंतर क्या है, इसमें समान है। विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का, सब में 2 का अंतर दे रखा है। ये तो फिक्स है हमारे पास दे रखा है। इसका मतलब है ये औसत बीच वाली संख्या होगी हमारे पास मध्य पद, ये क्या हो जाएगा, मध्य पद। तो औसत कितना हमारे पास 41 हो रहा है। विषम संख्या दे रखी है हमारे पास, तो विषम संख्या हो गया, ये लो। अब इधर आएगी संख्या तो 2 माइनस करना है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 39 और ये हो जाएगी हमारे पास 37। अदर कर दो, ये हो जाएगी 43 और ये हो जाएगी 45। ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। देखो 37 39 41 43 45, औसत भी मध्य वाला पद है, 2 का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या दे रखी है हमारे पास, ये हो जाएगा मध्य पद। हमें क्या करना है, प्रथम पद। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का पूछा जा सकता है हमें गुणनफल। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा जा सकता है, प्रथम 2 संख्याओं का क्या पूछा जा सकता है, योग पूछा जा सकता है। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनर। तो आपको जो पूछा है वो कर लो। तो 45 गुना कर दो, 45 गुना 37 कर दो, तो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 5 3 15, 7 चौक 28 है, 5 3 15, 8 5 13 14 15, 8 5 13 16, हासिल लगा 1 2 3 4, 46 का 6, हासिल लगा 4, 4 3 12 और 4 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 1665, यानी 1665 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट गुणा किया है, आप भी डायरेक्ट गुणा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 300 से 800 तक 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, आप अपने स्तर पर इस क्वेश्चन को कर लेना। छोटा सा मैं आपको होमवर्क देता हूं कि 300 से कहां से दे रखा है, 300 से 800 तक
ये आपको खुद होमवर्क करना है, होमवर्क के रूम पर्सन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा कि 300 से 800 तक 11 से विभाजित संख्याओं का औसत कितना है। मैंने एक पर्सन पहले करवाया था, वो क्वेश्चन क्या था, 200 से 1315 से विभाजित संख्या का औसत। तो सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपके सामने आने वाला है, कितना आएगा 550। कितना आएगा 550। आप खुद करना कि क्या करना है आपको, 300 से 800 तक 11 से विभाजित संख्या का औसत ज्ञात करना है। उत्तर आएगा आपके पास 550। आप खुद ट्राई करके करना, अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा। संख्या का गुणनफल कितना होगा। एक बार के लिए देखो कि 6 क्रमागत संख्या होगा। आपके पास 5 में 5 संख्या दे रखी थी तो आपने मध्य पद ज्ञात कर लिया। अब यहां पर आप कंफ्यूज जरूर होने वाले हो, तो सोच समझ कर प्रश्न करना। संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। हमें मध्य पद ज्ञात करना है, क्योंकि समान अंतर है। कितने का अंतर दे रखा है, सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो देखो मध्य पद 1 2 3 छोड़ दो, 1 2 3, इसका मतलब है मध्य पद हमारे पास ये आने वाला है, क्या आएगा, मध्य पद। और मध्य पद हमेशा क्या होता है हमारे पास, औसत होता है। क्या होता है, मध्य पद क्या होता है हमारे पास, औसत होता है मध्य पद। औसत कितना दे रखा है हमारे पास, 46 दे रखा है। आपको पता है जो हमने क्रमांक लगाए हैं वो हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। क्या होती है, सम। इसका मतलब ये मध्य पद दे रखा है। मान लो हम कह दें कि 1 2 3 4 5 6, इसमें से मध्य पद कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 यहाँ 5, कौन सा दे रखा है हमारे पास, 3 दे रखा है। अब पूछ लेगा मैं सम संख्या याद करनी है, तो इसमें से एक कम करोगे सम आ जाएगी, एक बढ़ाओगे सम आ जाएगी। लेकिन 4 के बाद में सम करनी है तो क्या कितना बढ़ाओगे, 2 बढ़ाओगे। तो याद रखना है विषम संख्या दे रखी है, इसमें से एक कम करो, कितना आ जाएगा 46, एक बढ़ाओ कितना आ जाएगा हमारे पास 48। इसका मतलब हमारे पास कितनी आ गई, तीसरी संख्या आ गई। और इधर वाले संख्या याद करें, 2 घटा दो 44, इधर वाले घटा दो 42, इधर बढ़ाओ कितना हो गया 50, और इधर बढ़ाओ कितना हो गया 52। ये हमारे पास सारी की सारी सम संख्या आ गई। आप खुद कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मध्य पद रहेगा आपके पास 46, इसमें से एक बढ़ाओगे तो सम संख्या आएगी 48, फिर 2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 होता है। और मध्य पद हमेशा विषम आ रहा है इसका, इसलिए हमने क्या किया, एक एक बढ़ाया। तो ठीक है, अब गुणनफल किसका है, प्रथम और अंतिम छोटी और बड़ी का है, तो 42 गुणा 52 करना है। तो गुणा देखो यहाँ पर कर लेंगे हम, 42 को 52 से गुणा कर लो। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 14 का 4, 4 दूने 8, 5 दूने 18 के 8, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 21, कितना आ जाएगा हमारे पास उत्तर 2184, मतलब 2184 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं, शानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है। ये डायरेक्ट प्रश्न दिया है इतना सा। अब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, और क्रमागत विषम संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, विषम संख्या दे रखी है हमारे पास A B C D और E, ये दे रखी प्रश्न दे रखा हमारे पास। ऑप्शन ए क्या दे रखा हमारे पास, A+1, B दे रखा हमारे पास A+2, C दे रखा हमारे पास A+3 और D दे रखा हमारे पास A+4। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें संख्याएं कितनी दे रखी है कि 5 क्रमागत विषम संख्या औसत A B C D E का औसत कितना होने वाला है, ये आपको पूछा गया है। तो एक बार के लिए देखो हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है। कौन कौन सी संख्या लिखनी है, एक बार के लिए देखो, संख्याएं लिखनी है हमें 5 तक। तो देखो 1 2 3 4 और
संख्या हो गई हमारे पास। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है और पांचवी ई है। ये 5 संख्याएं दे दी हमें और पूछा गया है किस रूप में आंसर है, ए के रूप में आंसर है, यानी ए के रूप में आंसर हमारे पास आना ही आना चाहिए, तभी हमारे पास क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार के लिए अच्छे से देखो क्वेश्चन को। तो देखो कि पहला आंसर हमें विषम संख्या है, इसमें कितना जोड़ा कि अगली संख्या आ गई 2, क्योंकि विषम संख्या में अंतर है। इसमें कितना जोड़ेगी अगली संख्या आ जाएगी 2, इसमें कितना जोड़ेगी अगली संख्या आ जाएगी 2, इसमें कितना जोड़ेगी अगली संख्या। यार हमारे पास औसत कितना देर का है, तो औसत मध्य पद आता है, औसत कितना आ जाएगा हमारे पास, औसत आ जाएगा हमारे पास सी। और सी कैसे प्राप्त होता है, अगर हम ए में कितना जोड़ेंगे कि सी आएगा, ए में 2 ये और 2 ये 4 जोड़ेंगे सी आएगा, तो ए में कितना जोड़ेंगे कि सी आएगा 4, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा ए। अगर हमें आंसर बी रूप में पूछ लेंगे तो बी में कितना जोड़ेंगे कि सी आ जाएगा 2, तो बी + 2 आ जाएगा। अगर हमें इसका आंसर डी के रूप पूछ लेते, हमें ए के रूप पूछा था ये आएगा, अगर हमें आंसर बी के रूप पूछ लेते तो कि सी बराबर जाएगा बी + 2, ये बी के रूप में आंसर है, एग्जाम में कुछ भी पूछ जा सकता है। अगर हमें आंसर डी के रूप पूछ लेते तो सी बराबर जाएगा डी - 2, अगर डी में से 2 घटा देंगे सी आ जाएगा। अगर हमें आंसर ई के रूप में पूछ लेते तो क्या आ जाएगा ई - 4, ई में से कितना घटाएंगे कि सी आ जाएगा 4 आ जाएगा। कि ए में कितना जोड़ा कि सी आएगा 4, बी में कितना जोड़ा कि सी आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा ए + 4, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई व एफ 6 क्रमागत प्राकृत संख्या, इनका औसत कितना होगा। तो देखो ए बी सी डी ई व एफ 6 क्रमागत प्राकृत संख्या, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और पहले ऑप्शन देखो किस रूप में पूछा गया है, एक बार के लिए ऑप्शन नहीं देगा क्या इसको ऑप्शन भी ए के रूप में पूछा गया, हमें किसके रूप में पूछा गया, ए के रूप में पूछा गया। आप इसका देखो आंसर बी के रूप में ये होगा, सी के रूप डी के रूप में ये होगा, ई के रूप में ये होगा, ये याद रखना, और सी के रूप में तो सी होगा, सीधी सी बात है। तो याद रखना किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन पर डिपेंड करना है, लेकिन ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं देंगे आपको, याद रखना एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला देखो हमें पूछ लिया है कि संख्या कितनी देर की हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्या देर की आपके पास 6 संख्या देर की है, तो 6 संख्या लिख लो पहले। तो देखो कितने ए बी सी डी ई और एफ, आपको क्या दे रखी है, प्राकृत संख्या दे रखी है, यहां पर विषम थी इसलिए हमने 2 जोड़ा, प्राकृत संख्या में अंतर कितने का था 1 का, इसका मतलब सब में कितने का अंतर हो जाएगा हमारे पास 1 का अंतर हो जाएगा, मतलब अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 1 का अंतर। अब औसत कितना होता है, 3 मध्य पद होता है औसत, तो 3 तो ये और 3 ये छोड़ दो, इसका मतलब औसत हमारे पास ये संख्या आने वाली है। अब ये संख्या कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, अगली संख्या आ गई, मतलब हमने सी में 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा, लेकिन मध्य वाला पद याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधा जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, आधा। अब मैं जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 1 जोड़ा था, अंतर कितने का था 2 का, हमें इसका मध्य वाला पद याद करना है। मान लो मैं ये कह दूं 3 व 4 के मध्य क्या आएगा, 3 से 1/4 3.5 आएगा, नहीं आएगा। कितना जोड़ा हमने, आधा जोड़ा, कितना घटाया, आधा घटाया, तो आधे वाला सिस्टम है, याद रखना है। तो हमें क्या करना है, प्लस आधा करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें संख्या में तो देखो ए में देखो 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 2 तो प्लस ये हो जाएगा, तो ए प्लस ये हो जाएगा 2 + 1/2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, तो a + 5/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर अड़े रहना है, प्रश्न में गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। तो देखो कितने कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हो गए। अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनते हो, गलत करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो चलो अगले स्लाइड में देखते हैं। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा पहले। दो संख्याओं ए व बी का औसत, ए व बी का औसत ए की घात n+1 प्लस बी की घात n+1 अपॉन ए की घात n प्लस बी की घात n, n का मान ज्ञात करना है, यह है। तो n का मान ज्ञात करना, तो
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा दे रखा है कि दो संख्याओं ए व बी का औसत, ए व बी का औसत ए की घात n+2 प्लस बी की घात n+2 अपॉन ए की घात n+1 प्लस बी की घात n+1 है, तो एन का मान कितना। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा आपके पास, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। तो 1, बी का मान दे रखा आपके पास 0, सी का मान दे रखा आपके पास 2 और डी का मान दे रखा आपके पास -1। इसमें भी ए का मान कितना दे रखा आपके पास 1, बी का मान दे रखा आपके पास 2, सी का मान दे रखा आपके पास -1 और डी का मान दे रखा आपके पास 0। यही सेम ऑप्शन देते हैं। अरे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि ए व बी का औसत होता क्या है। यहाँ सरल करेंगे, ए व बी का औसत होता है a प्लस बी बटा 2, दो संख्या ये राशियों का योग बटा राशियों संख्या। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, a प्लस बी बटा 2। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। सबसे पहले मान रखो 1 इसका, तो a का मान 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 a²। ऑप्शन दे रखा 1 के रूप में, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बी में क्या दे रखा आपके पास, सॉरी पहले सी का मान को एक बार के लिए, तो ए का मान हो जाएगा 2 + 1 3 यानी a क्यूब हो गया। इसका मतलब सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी रखो ए की घात -1 और 1 कितना हो गया 0, 0 का पावर कितना होती है 1, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। करके देख लेते हैं। तो देखो a की पावर 0 + 1 प्लस बी की पावर 0 + 1 बटा a की पावर 0 प्लस बी की पावर 0। तो a की पावर हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा। a की पावर 0 यानी किसी भी पद के ऊपर घात 0, उसका मान कितना होता है 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा a प्लस बी बटा 2, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें प्रश्न को देखकर ऑप्शन से प्रश्न करना है। इसी में क्या होगा, दो संख्या होगा दे रखा ये, यानी इसका औसत क्या दे रखा हमारे पास, ये आना चाहिए। अब आपको ऐसे डायरेक्ट कर ले, ऐसे करना है। तो पहले 1 मान रखो, 1 रखो, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी 1 क्यूब में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना, क्या पता नीचे से कट जाए, वो भी देख लेना एक बार के लिए। मैं तो बता रहा हूँ आपको करने के लिए तरीका क्या है। बी देखो 2, तो 2 2 4 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -1 वाला देखो, तो एक बार के लिए देखो 1 -1 + 2 प्लस बी की पावर -1 + 1 2 है या 1 है, 2 है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो a की पावर -1 + 1 प्लस बी की पावर -1 + 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी बटा a की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 कितना हो जाएगा, a प्लस बी बटा 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने पड़ेंगे और ये औसत प्रश्नावली है, बहुत ही प्यारे ढंग से होने वाली है। अब जो आगे एग्जाम प्रश्न बनेंगे ना, वो एग्जाम से अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे ढंग से होने वाला है कि एक कक्षा के 40 लड़कों के बार का 40 लड़कों के बार का 40 लड़कों के बार का औसत 63 किलोग्राम तथा का औसत 63 किलोग्राम तथा भार का औसत 63 किलोग्राम तथा कक्षा की 10 लड़कियों के भार का, कक्षा की 10 लड़कियों, कक्षा की 10 लड़कियों के भार का औसत के भार का औसत 48 किलोग्राम हो तो 48 किलोग्राम हो तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है। आपको याद रखना इसमें करना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको औसत ज्ञात करना आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि राशियों की संख्या गुणा औसत बराबर, मतलब सबसे पहले औसत में देखो एक बार के लिए, यहाँ बताता हूँ मैं छोटा सा रूप में कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा
राशियों की संख्या। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। तो एक बार के लिए आप सोचो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें औसत ज्ञात करना था, तो हमने ये सूत्र लगाया था। अब हमें औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है, राशियों का योग याद करना है, तो हम किस प्रकार सूत्र लगाएंगे वो भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये हम क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे ढंग से कर सकते हैं। दो तरीका बताऊंगा करने के लिए, आप जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या है इसका, जो बहुत ही शानदार होता है। हमें क्या दे रखा है, 40 लड़कों के भार का औसत दे रखा है। तो आप देखो कि औसत को राशियों की संख्या है ना 40 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, राशियों का योग है ना कुल बच्चों का भार आ जाएगा, लड़कों का भार आ जाएगा। तो हो जाएगा 40 गुणा 63, ये लड़कों का भार है। फिर प्लस इसमें लड़कियों का भार कर दे, मान लो लड़कियों का भार कितना, 10 लड़कियों का भार, औसत भार कितना है 48 है, ये भार हो जाएगा बट्टा लड़के और लड़कियों को जोड़ दो, लड़के और लड़कियों को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, पूरी कक्षा का औसत भार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब गुणा कर लो, 63 को 3 से गुणा करो, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, 4 3 12 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 1 25, ये हो जाएगा 0, 480 हो जाएगा और बट्टा 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, 8 2 10 हासिल लगा 1, 4 5 9 10 हासिल लगा 1, 2 और 1 3000 बट्टा 50, कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। यानी हमारे पास पूरी कक्षा का औसत भार कितना आने वाला है, 60 किलोग्राम आने वाला है। ये तो एक फर्स्ट मेथड था। हमारे पास सेकंड मेथड क्या है कि हम किस प्रकार प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि हमने क्या करना है, हमें लड़कों का भार दे रखा है, हमें लड़कों की संख्या दे दी, औसत दे दिया, लड़कों का भार याद कर सकते हैं। ठीक है, हमें लड़कियों की संख्या दे दी, लड़कों का औसत दे दिया, लड़कियों का भार याद कर सकते हैं। यानी हमारे पास लड़कियों का भार है, लड़कों का भार है। अगर हमारे पास दो का चीज़ है, मान लो कि एक पेन का 5 पेन का मुझे दे दिया हमें और इधर 10 पेन का मुझे दे दिया, अरे हम पूछ ले 10 औसत पेन का मुझे कितना आ जाएगा, मतलब एक 5 रुपये का, एक 10 रुपये का, दो का भाग लगा देंगे कि 10 और 5 15 यानी 7.5 रुपये, औसत याद करना है। तो हमें लड़कियों को भार कितना हो जाएगा, तो भार लड़कों का कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 40 गुना 63 बराबर हो जाएगा 2520। लड़कियों का भार कितना हो जाएगा हमारे पास 48 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 480। अब लड़कियों का भार दे रखा है, लड़कों का भार दे रखा है, औसत ज्ञात करना है। औसत में आता है नीचे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग दोनों दे रखा है, दोनों को जोड़ देना और राशियों की संख्या का भाग देना। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक तो लड़कियों की 40 है और इसकी 10 है, 50 का भाग दे देना। ये सेम टू सेम यही मेथड है। इसको इतना बेसिक से करना है कि आपको खुद समझ में आ जाए अच्छे से कि हमें कब करना क्या। अब अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समूह की प्रथम 15 पारियों का औसत, एक समूह की प्रथम 15 एक समूह की प्रथम 15 राशियों का औसत, प्रथम 15 राशियों का औसत 32 है, अंतिम 10 राशियों का औसत अंतिम 10 राशियों का औसत 17 है, अंतिम 10 राशियों का औसत 17 है। सभी 25 राशियों का औसत क्या कर रहे हैं, सभी 25 राशियों का औसत ज्ञात करें। इधर देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखना आप क्या दे रखा है कि प्रथम 15 राशियों का औसत 32 दे रखा है, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है, और अंतिम 10 राशियों का औसत कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो 25 राशियों का औसत ज्ञात करना है, हमें कुल औसत ज्ञात करना है। तो कुछ करना नहीं है, हमें प्रथम 15 राशियों का औसत 15 गुना कितना दे रखा है 32, प्लस 10 राशियों का अंतिम 10 गुना कितना दे रखा है 17 बट्टा टोटल 25 राशि को याद करना, तो 25 का भाग लगा दो। तो देखो 25 दूनी 15 दूनी 30 हासिल लगा 3, 15 3 45 और 3 48, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 170 बट्टा 25, योग करो इनका, ये हो जाएगा 0 7 5 12 हासिल लगा 1, 8 7 15 हासिल लगा 1, 4 5 और 6 650 बट्टा 25, 25 से कम 25 का भाग पूरी पूर्वज देता है क्या, देखो भाग को 25 दूनी 50 बच गया 15, 25 के 150, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आने वाला है। तो कितना है औसत
26 आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका 26 औसत आ जाएगा आपके पास। तो आप कहोगे इस तरह से कर कैसे रहे हो, तो करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये सूत्र याद रखना है कि राशियों का योग क्या होने वाला है, औसत वर्ग गुणा राशियों की संख्या। ये राशियों का योग आ जाएगा, तो प्रथम राशियों का योग फिर द्वितीय राशियों का योग, और बेटा कुल लगा देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल करेंगे, वो भी क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं, तो आपको सावधानी कहाँ रखनी है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे ढंग से करेंगे हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स राशियों का औसत y है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स राशियों का औसत y है। एक्स राशियों का औसत y है, अन्य y राशियों का औसत x है, अन्य y राशियों का औसत x है। सभी x प्लस y राशियों का औसत कितना होगा, सभी x प्लस y राशियों का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। अब ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब इस क्वेश्चन को बार बार आप सरल करोगे। अगर आप बार बार क्वेश्चन को सरल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन एक्स राशियों का औसत y है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा एक्स वाई, राशियों का योग आ गया पहली बार। दूसरी राशियों का औसत कितना हो जाएगा वाई एक्स अपोन कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऊपर कॉमन क्या आ रहा है इसमें, दो एक्स वाई अपोन एक्स प्लस वाई। ये आपके पास क्या आ जाएगा, दो राशियों का औसत आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है आपके पास। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि कभी क्या करना है आपको। अगला क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि तीन कक्षाओं ABC में, तीन कक्षाओं ABC में, तीन कक्षाओं ABC में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तीन कक्षाओं ABC में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 25, 15 व 10 है, 25, 15 व 10 है। विद्यार्थियों की संख्या 25, 15 व 10 है। इनके प्राप्तांकों का औसत, इनके प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत 32, 36 व 44 है, 32, 36 व 44 अंक है। ठीक है, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत, सभी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये औसत पूछा क्यों जाता है और औसत किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो कि ये देखो प्राप्तांक दे दिए, औसत क्यों आया है। एक बार के सोचो, हम दो लड़के दो लड़के हैं, एक के पास मान लो 20 रुपए है और एक के पास मान लो 30 रुपए है। ठीक है, एक के पास 20 है और एक के पास 30 है। अब हमें पूछ लिया जाए कि आप दोनों के पास औसत कितने रुपए है, तो मेरे पास वाले 20, उसके पास वाले 30, कितना हो गया 50, और हम जने कितने हैं, दो है, दो का भाग लगा दो, कितना हो गया 25 रुपए। 25 हमारे पास दोनों के पास आ जाएंगे। अगर मान लो एक कक्षा के पास एक जने के पास 100 रुपए है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, बाकी के पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर आपको कह दे कि आपके पास औसत कितना रुपया है, तो औसत रुपया है तो राशियों का योग 100 रुपये दे रखा है, यानी कितने विद्यार्थी है 100 का भाग लगा देंगे, तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितना रुपया जाएगा 1 रुपया जाएगा। बस वही सिस्टम यही है कि हमारे पास ABC विद्यार्थी है, ABC 25 विद्यार्थी है, उसमें 32 अंक प्राप्त किए, B के 15 विद्यार्थी है जिसने 36 अंक प्राप्त किए, और C विद्यार्थी है 10, उसने 44 अंक प्राप्त किए। यार आपसे पूछ ले कि टोटल विद्यार्थी कितने देर के हमारे पास 25, 15 और 10। अब पूछ ले कि टोटल कितने, मतलब औसत कितने अंक आए कक्षाओं में, वो पूछ लिया जाए कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो एक का हो जाएगा 32 गुणा 25, औसत कितना योग आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। फिर B का योग आ जाएगा, योग आएगा ये राशियों का योग, बी का हो जाएगा आपके पास 15 गुणा 36,
और सी का योग कितना आ जाएगा आपके पास है 10 गुणा 44। तो ये जाएगा 25 दूने 50, 25 दूने 50, हाँ से लगा एक, सॉरी 25 दूने 50, हाँ से लगा 5, 25 या 75, 5 80, कितना हो गया 800। ये हो जाएगा 15 छिक्के 90, हाँ से लगा 9, 15 × 45 9 54, 540 बराबर हो जाएगा 440। यानी हमारे पास कक्षा ए में टोटल अंक कितने आए 800। कितने विद्यार्थियों का अंक आए वो 25 विद्यार्थियों का अंक आए, टोटल 800, यानी औसत 25 था। फिर कक्षा बी में 36 विद्यार्थी टोटल अंक आए 540 और सी में 44 विद्यार्थियों के आए। तो टोटल अंक हमारे पास कितना हो गया 0 8 8 4 12 12 और 5 17, 1780 टोटल अंक हो गए। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास, देखो कुल विद्यार्थी है 15, हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, एक बार के लिए देख लेना, थोड़ा सा यहाँ कर लेना ऐसे 25 गुणा 32। ओके, तो 15 और 10 कितने हो गए 25, 30 40 50, टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए 50। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं हम, औसत बराबर होता है राशियों का योग कितना हो गया 1780, यानी योग कितना हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0, 5 × 15 बच गया 2, 5 25, 5 30, ये हो जाएगा हमारे पास कितना अंक हो जाएंगे हमारे पास, औसत विद्यार्थियों के पास अंक हो जाएंगे 35.6। यानी यहाँ 32 थे, यहाँ 36 थे, यहाँ 44 थे, यानी अब सभी विद्यार्थियों के बराबर अंक हो गए, कितने हो गए 35.6। सभी विद्यार्थी कितने 50 के 50 विद्यार्थियों के पास औसत अंक कितने आ गए 35.6 आ गए। पहले ए में 32 थे, बी में 36 थे, अलग अलग थे, अब बराबर आ गए कितने 35.6। तो चलो मैं आशा करूंगा कि जो औसत थे ना आप अच्छे से समझ गए कि औसत होता क्या है। अब हम औसत से संबंधित और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन है वो इसके नीचे जस्ट कर लेते हैं, वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स राशियों का औसत वाई स्क्वायर है, एक्स राशियों का औसत वाई स्क्वायर है, एक्स राशियों का औसत वाई स्क्वायर है, वाई राशियों का औसत एक्स स्क्वायर है, वाई राशियों का औसत एक्स स्क्वायर है, वाई राशियों का औसत एक्स स्क्वायर है। सभी एक्स प्लस वाई राशियों का, सभी एक्स प्लस वाई राशियों का औसत, राशियों का औसत कितना होगा ये ज्ञात करना आपको। तो एक्स राशियों का औसत कितना है वाई स्क्वायर, इसका मतलब योग कितना आ जाएगा आपके पास, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या देगा वाई राशियों का, तो वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सीधी सी बात और सिंपल सी बात है। अब कॉमन क्या आने वाला है, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया, बच गया एक्स प्लस वाई। और अंदर भी क्या बचना, बाहर के भी क्या बचना, एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब औसत आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। इसका फाइनल आंसर है। मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि जो देखो इसमें भी ये था एक्स राशि का औसत वाई था, तो एक्स वाई, वाई राशि का एक्स था, टोटल एक्स वाई पूछा है, तो नीचे भी नीचे हमेशा योग आएगा, याद रखना। औसत याद करेंगे तो राशियों का योग आएगा, सॉरी ऊपर योग आएगा, नीचे राशियों की संख्या आएगी, ये याद रखना। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाएगा और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो हम आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। आगे के क्वेश्चन भी बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे ढंग से होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।